बुलेटिन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो कल से ही शुरू हो चुका है और ऐसे जो विवाद जो कल से शुरू तो हुआ है लेकिन बात आगे तक बढ़ गई है। यूपी में मदरसे खत्म करने की मांग को लेकर बवाल मचा है। दरअसल यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। वसीम रिजवी ने लिखा है कि आतंकी संगठन कुछ मदरसों की फंडिंग करते हैं। जाहिर है वसीम रिजवी के आरोपों के बाद बवाल मचना ही था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद वसीम रिजवी साहब जुड़ेंगे, साथ ही सुन्नी समुदाय से पक्ष रखने के लिए सूफियाना निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। एक बार आपको फिर से खबर मैं बता देता हूं। सैयद वसीम रिजवी हैं, चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को कल कि जो मदरसे हैं वो आतंकवाद जो संगठन है उनकी फंडिंग उनको होती है और जितने भी मदरसे हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको अब उनकी जरूरत नहीं है। इस तरह का एक लेटर वसीम रिजवी साहब ने लिखा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी इन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है और उनसे अपील की है कि मदरसों को खत्म किया जाए, तत्काल खत्म किया जाए और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जो शिक्षा सामान्य शिक्षा जो सभी बच्चों को मिल रही है, कुछ वही शिक्षा मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों सोचा सैयद वसीम रिजवी जी ने? आइए उनसे बात करते हैं। वसीम जी, आपने ऐसा क्यों सोचा और आपने ये पत्र जो है प्रधानमंत्री को लिख दिया है? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है इस पत्र की वजह से। देखिए, कंट्रोवर्सी जो क्रिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनका ये कारोबार है। बेरोजगारी बेचना या आतंकवाद बेचना या कट्टरपंथ बेचना, ये उनका कारोबार है और मदरसों के माध्यम से वो यही कारोबार कर रहे हैं। हमें दर्द है उन बच्चों का कि जो मदरसों में पढ़कर बेरोजगार हो रहे हैं। ये बताइए कि मदरसों से आज तक कितने डॉक्टर्स निकले, कितने इंजीनियर्स निकले, कितने आईएएस है, ये कितने पीसीएस निकले या कितने ऊंचे दर्जे पर लोग पहुंचे हैं। मदरसे से पढ़ने के बाद या तो वो मौलवी बनता है या कहीं मेहनत मजदूरी करता है। बस मदरसे के जो संचालक हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, उनके खुद के बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं। ये मदरसा उनका कारोबार है, लेकिन इससे मुसलमानों की नस्लों को नुकसान हो रहा है। तो मैंने जो है ये बात प्रधानमंत्री जी को लिखी है और वेस्ट बंगाल में कई तरह के 58 ऐसे मदरसे हैं जो रिपोर्ट्स में पाए गए हैं कि जो जिहादी ग्रुप से लिंक्ड हैं, पैसों के नाम पर उनको वहां से फंडिंग होती है। या कई ऐसे मदरसे हैं जहां पे बम बनाने की ट्रेनिंग, हम ये नहीं कहते सारे मदरसों में ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ 95% मदरसों से अनएम्प्लॉयमेंट मुसलमानों में पैदा हो रहा है। तो ये है वसीम रिजवी जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से मदरसों में हो रही पढ़ाई जो बच्चे हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है और वो चाहते हैं कि अब मेन स्ट्रीम में बच्चे आएं और जो आम सामान्य शिक्षा जो सभी बच्चों को मिल रही, कुछ उसी तरीके की शिक्षा जो है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिले, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आए और उन्हें भी रोजगार का एक मौका मिले। लखनऊ से कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। वसीम रिजवी ने मांग तो कर दी, लेकिन मांग ऐसी है कि उस पर विरोध होना बड़ा लाजमी है। हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह का विरोध सामने आया है। मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है। मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे आर्टिकल 29 और 30 जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो तमाम लोगों को माइनॉरिटीज को मिला हुआ है, उसके तहत चल रहे हैं। वो खत्म करने का अख्तियार न प्रधानमंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। दूसरे ये चार्ज जो लगा रहे हैं कि वो मदरसों में गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, तो ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है। जो उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसों के सिलसिले में जो बात कही गई है वो इस सदी का सबसे बड़ा जोक और सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि मदारिस जो हैं उनका इस मुल्क की आज़ादी में सबसे अहम रोल रहा है। मदारिस में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है। इसको बताना चाहिए। इस तरह का एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट ये इस तरह का एक मस्खरा देता है जो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहा है, जबकि हकीकत यह है कि चाहे मदरसे सुन्नी के हो या शिया के हो, इसमें तालीम दी जाती है उस मजहब की और अमन की, और अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो ला के दो।
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निजाम साहब, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। निजाम साहब, रिजवी साहब ने लेटर लिख दिया, मांग कर दी कि मदरसे बंद हो, आतंकवादी फंडिंग होती है। आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि राजनीति है इसमें, या सच में उन्होंने सही बात बोली है? देखिए, इस लेटर के बारे में मैं क्या कहूं। कल शाहनवाज हुसैन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बजाहिर खुद आकर इस पर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि इस लेटर की न तो कोई हैसियत है और न इस लिखने वाले की कोई हैसियत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि वसीम रिजवी वो आदमी है जिनका काम सिर्फ यह है कि वो वक्ती फायदा हासिल करने के लिए पहले तो अपनी कौम को बेचते हैं, अपनी कौम की प्रॉपर्टी को बेचते हैं, और जब ये सारी चीजों से इनको फायदा हासिल नहीं हो पाता है तो वो हर तरीके और हर लेवल से गिरने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें, और वसीम रिजवी साहब सामने हैं, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहूंगा कि इसी सरकार में, यानी वजीर आला की सरकार में, योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार में इन पर सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति दे दी गई है। 185 केसेस हैं जो इन्होंने वक्फ संपत्ति का गड़बड़ घोटाला किया है, उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सरकार में इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। अब सुनिए, 8,000 वक्फ संपत्तियों में, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं, CWC की रिपोर्ट है, 3,000 संपत्तियों का इन्होंने घोटाला किया है और 5,000 संपत्तियां दर्ज हैं। तो जो आदमी मुसलमान बच्चों के, यसीरों और यतीमों के माल से के साथ गद्दारी कर सकता है, जो उनकी औकाफ संपत्तियों के साथ गद्दारी कर सकता है, जो कब्रों का सौदा कर सकता है, वो आज मुसलमानों के बारे में इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा। निजामी साहब, आप कहना चाह रहे हो कि सरकारी डंडे से बचने के लिए सारा खेल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जब जिसकी सरकार आती है, वसीम रिजवी उस सरकार में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बसपा की सरकार आई, उसमें दाखिल हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसमें दाखिल हुए, और अब बीजेपी की सरकार आई है, उसमें ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस सरकार में इनको कम से कम जेल का दरवाजा जरूर देखना पड़ जाएगा। यानी कि आप मानते हैं बीजेपी की सरकार जेल तक पहुंचाएगी, इनका साथ नहीं देगी? बिल्कुल जेल तक पहुंचाएगी, मेरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद है, बिल्कुल। सरकार से, और ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, इस हथकंडों से बिल्कुल उम्मीद है, और ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि इसी सरकार में इन पर सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति दे दी गई है। मैं आपको एक बार और बताता चलूं कि जितने भी हथकंडे अपनाने ये अपना लें, लेकिन इंशाअल्लाह ये इन सारी इंक्वायरी से, ये मदरसों पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिन मदरसों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आजमी और न जाने कितने फ्रीडम फाइटर दिए हैं, वो इन जैसों के इल्जाम से अगर बदनाम होने लगे तो मुझे लगता है कि मस्खरा खेज और मुजाहिका खेज बातों से ज्यादा इसकी कोई और वैल्यू नहीं। साहब, एक सवाल इन्होंने अपने पत्र में उठाया कि जो आजकल का जो माहौल है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में तमाम जो रोजगार के माहौल जो पैदा होता है, वो जो मदरसों की शिक्षा वो उससे तालमेल नहीं खाती है और नुकसान उन बच्चों का ही होता है, तो क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मदरसों का बुनियादी जो मकसद होता है वो कुरान हदीस की तालीम देने के साथ साथ वक्ती तौर पर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ मुसलमानों को खड़ा करना होता है। 97% जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। निजामी साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं रिजवी साहब से बात करूंगा। रिजवी साहब, अभी नाजिम साहब से हमारी बात हो रही थी, निजामी साहब से, तो उनका साफ तौर पर कहना है, आरोप है कि तमाम आपके ऊपर सीबीआई केस चल रहे हैं, तमाम आरोप है आपके ऊपर, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति आपने हथियाई है, उन पर कब्जा करने का आरोप है, उन सबसे बचने के लिए आप बीजेपी सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हो? उनको खुश करने की कवायद चल रही है आपके द्वारा? निजामी साहब हमेशा इस तरह की बात निजामी साहब हमेशा इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि हमारी बात को कमजोर कर दें। इनके पास अगर वो लिस्ट है कि जहां पर हमने वक्फ प्रॉपर्टी बेची है या हमने वक्फ के गबन किए हैं, वो लिस्ट ये शाया कर दें। बिल्कुल उसी दिन से मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल आपके पास वो लिस्ट है, तो क्या वो लिस्ट आप दिखाएंगे? चैनल पर जिस वक्त पर, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिस चैनल पर जिस वक्त चाहेंगे आप, मैं आपको लिस्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको न्यूज पर ही दिखा सकता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। और सुनिए, मैं एक बात और कर दूं, अगर आपके पास
अगर आपके पास कोई सपोर्ट, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो मदरसों को लेकर। निजामी साहब, अभी आपने कहा कि लिस्ट आपके पास है तमाम इनके घोटालों की, तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी भी आप न्यूज चैनल पर, इंडिया न्यूज पर बैठे हुए हो, तमाम देश आपको देख रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। ये तो इत्तिफाक है कि इस वक्त मैं लिस्ट को लेकर नहीं आया हूं। देखिए, आप मुझे वक्त दे रहे हैं, मैं आपको दिखा निजामी साहब ऐसी बात कर रहे हैं, और ये इस वाले इशू के ऊपर नहीं, जब कोई बात निजामी साहब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, आप दिखा सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेंगे। कहिए कि शिया वक्फ बोर्ड इससे बचना चाह रहा है, शिया वक्फ बोर्ड सीबीआई से बचना चाह रहा है, शिया वक्फ बोर्ड जांच से बचना चाह रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी जांच होनी है वो हो चुकी है, जितनी जांचें हो रही है वो भी हो जाए। शिया वक्फ बोर्ड किसी जांच से डरने की तर्जुमा नहीं करते। शिया वक्फ बोर्ड तो इसलिए नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, और कितनी जांचें हमारी हो चुकी है, सब में हम निर्दोष साबित हो चुके हैं। ये सिर्फ बेकार की फर्जी बातें करते हैं, मुद्दे से हटने की बात करते हैं। जहां तक के ये बात ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अब्दुल कलाम आजाद किस मदरसे में पढ़े थे दादा, ये बताएं, वो आप साबित करें। अब्दुल कलाम आजाद साहब किस मदरसे में हैं कि अब्दुल कलाम आजाद बकरे में पैदा हुए थे और उन्हीं ने घरेलू तालीम हासिल की थी, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे। उस मदरसे का नाम बता दें जहां अब्दुल कलाम आजाद पढ़े थे। उनकी शुरुआत मकतब में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। उनकी शुरुआत मकतब से हुई थी। वो मस्जिद का मकतब जो बुनियादी तालीम, बिल्कुल वो मक्के में पैदा हुए थे, लेकिन किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे। और सुनिए, और आप बिल्कुल आप में अगर आपके पास मदरसों को लेकर आप उस मदरसे का नाम बता दीजिए। गृह मंत्रालय को अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए थे, साहब का ये बयान है कहा था कि वो कोई हिंदुस्तान आप लोग गुमराह करते हैं। 4-5 मुसलमानों के बड़े रहबरों के नाम लेकर आप गुमराह करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये सब मदरसों के पढ़े थे। सवाल आपसे, आतंकवादी फंडिंग मदरसों को हो रही है, क्या ऐसे मदरसों के खिलाफ आपके पास सबूत है? ऐसे मदरसों की लिस्ट है जिन पर आतंकवादी फंडिंग जिनके लिए हो रही है? यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन ली। रिजवी साहब, सीधा सा सवाल है मेरा आपसे, क्या आपके पास कोई सबूत है ऐसे मदरसों के खिलाफ? ऐसे मदरसों 58 मदरसे जिनको आतंकवादी फंडिंग हो रही है? 58 मदरसे ऐसे हैं वेस्ट बंगाल में कि जो के जिहादी ग्रुप से लिंक पाए गए जी। 58 मदरसे। तो आपने ऐसी कोई लिस्ट सरकार को सौंपी? गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है, नेट के ऊपर भी मौजूद है, उनके ऊपर सारी कार्रवाइयां हुई हैं जी। और बात हमने अपने लेटर में, अगर उत्तर प्रदेश वगैरह में भी ऐसी लिस्ट है आपके पास? वो तो सिर्फ देखिए, सुनिए पैराग्राफ है जिसमें मैंने वेस्ट बंगाल और केरल की बात लिखी है। राजनाथ सिंह साहब से बड़ा ओहदा तो आपके पास नहीं है, बंगाल और केरल एनआईए से बड़ा तो ओहदा आपके पास नहीं है। तो वो राजनाथ सिंह साहब का बयान है कि हिंदुस्तान का कोई मदरसा टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस नहीं है, और आप हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी संस्था है उसको चैलेंज करते हैं। आवाज उठाई है कि मदरसों अरे आपके खत की क्या वैल्यू है वो तो शाहनवाज बता दिया। वहां पर कॉन्वेंट एजुकेशन आपके खत की क्या वैल्यू? निजामी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उससे वहां जो नौनिहाल पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको कितना फायदा होता है या रिजवी साहब के आरोपों में कितना दम है। ये चर्चा ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किसके आरोपों में दम है आखिरकार। निजामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे अगर जानना चाहूं, जो रिजवी साहब ने आरोप भी लगाए हैं कि जो मदरसों की, मैंने आपसे पहले सवाल भी किया था कि मदरसों की जो फिलहाल की तालीम है उससे कितना फायदा छात्रों को मिल रहा है, और एक आंकड़े भी अगर जाने तो क्या आज की मुख्य धारा में कितने डॉक्टर इंजीनियर वहां से निकल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो भैया समझ लीजिए कि किसी भी संस्थान और किसी भी तालीमी इदारे में अगर मेन स्ट्रीम में लोग जुड़ नहीं रहे तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो मदरसा या बिल्कुल, अगर मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ रहे हैं तो इसका ऐसी तालीम का फायदा क्या? अगर वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी ना कमा सकें और केवल मजदूरी लायक ही बन सकें, केवल धार्मिक तौर पर उनके साथ भेदभाव होता रहे, तो ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है ना। सुन लीजिए, नहीं आप गलत लाइन ले रहे हो ना। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, मुझे मेरे ख्याल से आप 2 मिनट देंगे, 2 मिनट सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि हमारे मदरसों से पढ़ने वालों को 100% एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और हमारा जो मकसद होता है वो 3% बच्चों को होता है जो मदरसे में आए, और एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो हमारे मदारिस उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहां पर तालीम देते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन फराहम करते हैं। बिल्कुल मदरसों में तालीम दी जाती है। क्या आर्टिकल 29 के तहत मदरसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पढ़ लिख कर क्या डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं? केवल जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कि वो दिहाड़ी मजदूर टाइप बन जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्कूल और कॉलेज बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते। आपके मदरसे 100%
हमारा आप दावा है जो है वो कि आप उनको नौकरियां दे रहे हैं 100% बच्चों को 100% एम्प्लॉयमेंट। हाँ, इनका दावा यही है कि 100% नौकरी दे रहे हैं, लेकिन मैं चलो मान भी लेता हूँ 100%, लेकिन किस तरह की नौकरी मिल रही है? क्या वो परिवार चला सकते हैं? आप देते हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सेक्टर हमारे मदरसों से निकले वाले बच्चे 100% एम्प्लॉयड है। चलिए, अभी समय कम है हम लोगों के पास, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी